हाय एवरीवन। हम लोग आरसीसी सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, आरसीसी 1 यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ये आरजीपीवी के सिलेबस के हिसाब से कर रहे हैं हम, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। और इसमें हम IS 456-2000 कोड यूज़ कर रहे हैं। ये IS कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा प्रोवाइड किया है, और हमको जो भी डिज़ाइन के लिए स्पेसिफिकेशंस चाहिए वो हम इसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में थ्योरी पार्ट देखा था, और थ्योरी में हमने क्या क्या देखा था, LSM WSM क्या होता है, मतलब एक इंट्रोडक्शन था आरसीसी डिज़ाइन के लिए। उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी थी, कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। ठीक है, फिर मैंने पेज नंबर बताए थे हमें कौन कौन से यूज़ करने हैं। तो स्टार्टिंग के 2 थ्योरी लेक्चर्स में हमने ये सब देखा था। फिर उसके बाद हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो न्यूमेरिकल में हमने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल करे थे, फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स, तो उसमें हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। ये हम एक ओवरव्यू लेते हैं और फिर इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करी थी, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने गिवन डाटा लिख लिया था। ठीक है, गिवन डाटा लिखने के बाद हमको एक AST फाइंड आउट करना होता है। तो AST क्या होता है, AST होता है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। टेंशन जोन में जो हम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं, हम उसका एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बार्स इनटू एरिया ऑफ 1 बार। ठीक है, नंबर ऑफ बार्स इनटू एरिया ऑफ 1 बार से हम AST निकाल लेते हैं। उसके बाद हमको निकालना होता है XU। XU क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो वो हम पेज नंबर 96 पर IS कोड में जो फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। वैसे ही हम निकालते हैं XU मैक्स। XU मैक्स क्या है, डेप्थ ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो उसका भी फॉर्मूला कहाँ पर दिया है, पेज नंबर 70 पर। ठीक है, उससे हम लेते और फिर दोनों की वैल्यूज हम कंपेयर करते। तो XU अगर बड़ा हो XU मैक्स से, XU अगर छोटा हो XU मैक्स से तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है। अगर XU बड़ा हो XU मैक्स से तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है। और अगर दोनों इक्वल हो तो बैलेंस्ड सेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर जनरली हमको किस में डिज़ाइन करना है, अंडर रेनफोर्स में, और अंडर रेनफोर्स में ही क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर बाई चांस ओवर रेनफोर्स्ड आ गया है तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे बैलेंस में। कैसे चेंज करेंगे, जो फॉर्मूला दिया है पेज नंबर 96 पर MU का, तो उसमें हमें XU की जगह पर क्या लेना है, सॉरी XU मैक्स की जगह पर क्या रख देना है, XU। ठीक है, और फिर हमको MU की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, MU की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, पेज नंबर 96 पे तीनों कंडीशंस में फॉर्मूलेज दिए हैं। फिर उसके बाद हम सेकेंड न्यूमेरिकल पर आते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल पर आते हैं, जो कि हमने क्या निकाला था कि मैक्सिमम UDL और AST निकालना था हमको गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिख लेंगे। फिर उसके बाद XU और XU मैक्स को हम इक्वल अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि एक बैलेंस सेक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो पेज नंबर 70 पर इसका क्लॉज दिया है ना। XU मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर 415 दिया है, FE ग्रेड 415 दिया है तो 0.48 D होती है XU मैक्स की वैल्यू। तो उससे हमको XU और XU मैक्स मिल जाएगा। फिर MU निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला दिया है पेज नंबर 96 पर IS कोड में। MU निकाल लेंगे हम, और उसके बाद क्या करेंगे, हमको लोड निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया था कि मैक्सिमम UDL और AST फाइंड आउट करना है। तो लोड हमको पता है बीम होती है। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है, सेंटर में, और फॉर्मूला क्या बनता है, WL²/8। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, MU = WUL²/8 रख देंगे। अब WU क्यों रखा था हमने, क्योंकि यहाँ पर MU है, अल्टीमेट मोमेंट है, तो लोड भी अल्टीमेट होगा। तो यहाँ से WU मिल जाएगा हमको। फिर जो लोड रहेगा एक्चुअली वो क्या होगा, तो पहले तो हम एक्चुअल लोड निकालेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, WU/FOS यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि हमको कितनी लेनी है, 1.5। और फिर इसमें से हम सेल्फ वेट या फिर डेड लोड माइनस कर देंगे। तो वो क्या होता है, गामा × B × L × D, जहाँ पर हम B और D की वैल्यू पुटअप करेंगे और L को क्या लेंगे, यूनिट कंसीडर करेंगे, यानी 1 रखेंगे उसकी जगह पे। और गामा क्या होता है, गामा होता है यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे हम आरसीसी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 25 kN/m3। तो इस तरीके से सेल्फ वेट निकल जाएगा, उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो एक्चुअल लोड मिल जाएगा।
फिर उसके बाद हमको निकालना है AST। अब AST हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमने ऊपर निकाला था नंबर ऑफ बार्स इंटू एरिया ऑफ 1 बार, है ना। लेकिन अब यहाँ पर तो नंबर ऑफ बार्स हमको दिए नहीं है, ना एरिया दिया है 1 बार का, तो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है पेज नंबर 96 पर XU/D इज इक्वल टू 0.87 FY वाला, उस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो उस फॉर्मूले में AST आता है, तो AST निकाल लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज हमको पता है, तो यहाँ से हमको AST मिल जाएगा। तो इस तरीके के हमने 3 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं 4th न्यूमेरिकल। ठीक है, तो 4th न्यूमेरिकल हम करेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम पर। ठीक है, तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होती क्या है वो हमको देखना है। तो हम देखते हैं, इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम मेन बार इज प्रोवाइडेड ओनली वन साइड, एक ही साइड पर हम जो बार्स होते हैं, जो सरिये प्रोवाइड करते हैं, वो सिर्फ एक साइड पर प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए उसका नाम होता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। इन बीम देयर आर 2 जोन्स अवेलेबल। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि 2 जोन्स होते हैं बीम में। नीचे की साइड होता है कंप्रेशन जोन, नीचे की साइड होता है टेंशन जोन, और ऊपर की साइड होता है कंप्रेशन जोन। ठीक है, फर्स्ट इज कंप्रेशन एंड सेकेंड इज टेंशन। क्राइटेरिया ऑफ जोन्स डिपेंड अपॉन द न्यूट्रल एक्सिस। जो क्राइटेरिया रहता है जोन्स का, वो किस पर डिपेंड करता है, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर होती है, यहाँ पर सेंटर में, जिसको हम XU से डिनोट करते हैं, सभी को पता है ना। और न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, मतलब वहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं होता, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन न्यूट्रल एक्सिस। और कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन में अच्छा होता है और टेंशन में वीक होता है ना। लेकिन कंक्रीट टेंशन में अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, टेंशन में हमको सरिये प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, जो टॉप फ्लैंज होती है वो कंप्रेशन में होती है और बॉटम फ्लैंज टेंशन में होती है, और जो कंक्रीट होता है वो टेंशन में अच्छा नहीं होता। दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड स्टील इन टेंशन जोन। ठीक है, तो अब इसके लिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके डिज़ाइन स्टेप्स क्या होगी, तो देखिए डिज़ाइन स्टेप्स। फर्स्ट, जैसे हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा विड्थ और डेप्थ। ठीक है, विड्थ यानी कि B और डेप्थ यानी कि D, ये 2 चीज़ें हमको दी रहेगी। FCK यानी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। FY क्या होता है, ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, यानी FE 415 या FE 250 इस तरीके से दिया होता है ना। FE 415, FE 250 और FE 500, ये 3 ग्रेड्स होते हैं स्टील के, तो इनमें से कोई एक ग्रेड दिया होगा। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, AST निकालना है। तो AST कैसे निकालेंगे हम, N इंटू एरिया ऑफ 1 बार, है ना। और इसमें एक चीज़ नई दी होगी, एक चीज़ न्यू होगी, आई मीन टू से, वो क्या होगी, VU क्या कहलाएगा, फैक्टर्ड शियर फोर्स। ठीक है, तो हमको फैक्टर्ड शियर फोर्स दिया रहेगा और हमको उसके लिए डिज़ाइन करना होगा शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको IS कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे, IS कोड में पेज नंबर 72 पर क्लॉज 40.1। तो देखते हैं पेज नंबर 72 पर क्या दिया है। पेज नंबर 72 पर देखिए क्लॉज 40.1, यहाँ पर दिया है नॉमिनल शियर स्ट्रेस, दिख रहा है क्या, nominal shear stress in beams of uniform depth shall be obtained by the following equation. Tau V is equals to VU upon B into D. B into D क्या है, एरिया है, और ये VU क्या है, फैक्टर्ड शियर फोर्स है। तो हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू स्ट्रेस होता है ना। फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स क्या है VU और एरिया क्या है B into D। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, टाउ वी क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, देखिए टाउ सी की वैल्यू निकालना है। तो अब टाउ सी कैसे निकालेंगे हम, पेज नंबर 73 से। अब वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हमको देखिए टेबल नंबर 19 पर परसेंटेज ऑफ स्टील दिया है, यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये टेबल नंबर 19 है IS कोड में। अब यहाँ पर ये परसेंटेज ऑफ स्टील की वैल्यू है 100 इंटू AST अपॉन BD। तो अब ये हम कैलकुलेट करेंगे पहले तो कॉपी में, परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है,
और फिर जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए 0.50 वैल्यू आएगी है, और हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है M20, तो 0.50 के लिए M20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.48। अगर हमारे पास वैल्यू आई है 0.75 तो उसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.56। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाउ सी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। टाउ सी यानी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, उसके बाद अगर दोनों के बीच में वैल्यू आ रही है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल मेथड से या फिर tan थीटा वाला जो फॉर्मूले से हम पाइथागोरस मेथड से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड है टाउ सी मैक्स। तो टाउ सी मैक्स हमें कैसे निकालना है, टेबल नंबर 20 पे। तो देखते हैं टेबल नंबर 20, ये देखिए इसके नीचे ही है टाउ सी मैक्स यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये भी काय में होगा, न्यूटन पर mm² में होगा। तो ये डायरेक्टली हम लेंगे वैल्यू, जैसे M20 है तो टाउ सी मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.8 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, हमें दोनों को कंपेयर करना है, किसको, टाउ वी और टाउ सी को। तो हम देखेंगे अगर टाउ सी इज लेस देन टाउ वी यानी टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, तो हमको क्या कंडीशन होगी, अवर बीम इज सेफ इन शियर रेनफोर्समेंट। फिर हमको शियर के लिए स्पेसिंग फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो स्पेसिंग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए भी हमें कहाँ पे जाना है, पेज नंबर 73 पर। तो देखिए पेज नंबर 73 पर यहाँ पर दिया है, shear reinforcement shall be provided to carry a shear equal to Vu minus tau CBD. The strength of shear reinforcement VUS shall be calculated as, पहले तो हम क्या निकालेंगे, VUS की वैल्यू निकालेंगे, यानी shear reinforcement की वैल्यू निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगी, VUS is equals to VU minus tau CBD। ठीक है, फिर VUS निकल जाएगा तो इस फॉर्मूले में रख के हम काय की वैल्यू निकालेंगे, SV की। SV क्या है, स्पेसिंग है। क्लियर हुआ। ठीक है, हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक और कंडीशन आती है, अगर टाउ सी इज ग्रेटर देन टाउ वी। पहली कंडीशन हमने क्या देखी कि टाउ सी इज लेस देन टाउ वी, और दूसरी कंडीशन अगर टाउ सी इज ग्रेटर देन टाउ वी। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, तो देखिए पेज नंबर 72 पर क्लॉज 40.3 यहाँ पर दिया है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट व्हेन टाउ वी इज लेस देन टाउ सी गिवन इन टेबल नंबर 19, minimum shear reinforcement shall be provided in accordance with 26.5.1.6। और ये जो क्लॉज है ये कहाँ पर दिया है, पेज नंबर 48 पर। तो चलते हैं पेज नंबर 48 पर। देखिए यहाँ पर ये दिया है ऊपर में 26.5.1.6 मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप्स शैल बी प्रोवाइडेड सच दैट ASB यानी कि टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टीरअप लेग्स अफेक्टिव इन शियर, BSB, B क्या है, विड्थ ऑफ द बीम, एंड SV क्या है, स्टीरअप स्पेसिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर। स्टीरअप्स आप लोगों को पता है क्या होते हैं, स्टीरअप्स जैसे कि देखिए ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये बीम है, और अगर हम जैसे आप लोगों ने देखा होगा साइड पर इस तरीके से रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है, बीम कॉलम का। तो इसको जो पतली पतली तारों से ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको बांधते हैं पतली तारों, एकदम बारीक होती है वो 6 mm की होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टीरअप्स। स्टीरअप्स क्या काम करती है, उसको टाई करके रखती है प्रॉपर्ली, ठीक है, उसको बांध के फिक्स करके रखती है। 0 तो ASV अपॉन BSV ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY, और FY क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टीरअप रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है हमको अगर ये कंडीशन रही तब। क्लियर हुआ सभी को। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, क्या दिया है, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन एक सिंगली रेनफोर्स्ड RCC बीम है, हैज एन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 40 mm
एक सिंगली रेनफोर्स आरसी बीम है जिसका इफेक्टिव डेप्थ दिया है 400 mm का, यानी कि उसकी डेप्थ स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी है 400 mm, ठीक है। विड्थ यानी कि कैपिटल बी की वैल्यू दी है 250 mm। इट कंटेन्स 416 mm 5 बार्स, यानी कि नंबर ऑफ बार्स दिए हैं 4 और बार का डाया दिया है कितना 16 mm। फॉर M20 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड 415 स्टील, कॉन्क्रीट का ग्रेड कितना दिया है M20, यानी FCK की वैल्यू कितनी हो गई 20 न्यूटन पर mm², एंड FE 415 स्टील यानी FY की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 415 न्यूटन पर mm²। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट शियर रेनफोर्समेंट फॉर फैक्टर्ड शियर फोर्स ऑफ 250 किलो न्यूटन। मतलब हमको फैक्टर्ड शियर फोर्स यानी कि VU की वैल्यू कितनी दी है 250 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास, गिवन लिख लेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या क्या गिवन दिया है। इफेक्टिव डेप्थ यानी कि डी की वैल्यू कितनी दी है 400 mm। फिर उसके बाद बी कितना दिया है 250 mm। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बार्स, तो मैं इसको n से लिख रही हूँ 4। फिर 5 यानी डाया ऑफ बार्स कितना दिया है 16 mm। तो इन दोनों की मदद से हमको क्या मिल जाएगा AST, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है FCK कितना दिया है 20 न्यूटन पर mm², और FY की वैल्यू 415 दिया है, तो 415 न्यूटन पर mm² या तो मेगा पास्कल, ठीक है। और एक और चीज़ क्या दी है, शियर फोर्स, फैक्टर्ड शियर फोर्स, तो इसको हम लिखेंगे VU, दैट इज 250 किलो न्यूटन। क्लियर। तो अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों से AST निकाल लेंगे। तो AST क्या हो जाएगा 4 इंटू 16 इंटू पाई, सॉरी 16 का स्क्वायर इंटू पाई बाय 4। तो 4 से 4 कैंसिल, 16 का स्क्वायर इंटू पाई, तो 804.247 है। देखिए 804.247 है, तो हम क्या ले लेंगे 804.25 mm², ठीक है। तो ये हमको मिल गया AST। ये हमारी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब स्टेप नंबर 2 हमने क्या देखी थी, देखिए अभी हमने स्टेप्स देखी थी डिज़ाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। तो इसके लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, पेज नंबर 72 क्लास नंबर 40.1। तो स्टेप नंबर 2 है हमारे पास, स्टेप नंबर 2 डिज़ाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। तो इसके लिए हम क्या रिफ़र करेंगे, रिफ़र IS 456/2000 पेज नंबर 72 एंड क्लॉस, कौन सा क्लॉस है 40.1, ठीक है। तो चलिए IS कोड खोलते हैं पेज नंबर 72 पे। नॉमिनल शियर स्ट्रेस, हमको सबसे पहले क्या निकालना है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। दिख रहा है क्या प्रॉपरली, टाउ V निकालना है। टाउ V यानी कि यहाँ पर लिख देती हूँ मैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो टाउ V की वैल्यू कैसे निकलेगी, टाउ V इज इक्वल्स टू VU अपॉन B इंटू D, ठीक है। तो VU मतलब क्या, VU हमको दिया है 250, ठीक है। 250, अब ये काय में दिया है किलो न्यूटन में दिया है, और ये दोनों चीज़ें काय में दी है mm में। देखिए B और D की वैल्यू हमको mm में दी है और VU की वैल्यू किलो न्यूटन में दी है। तो हम क्या करेंगे, किलो न्यूटन से इसको भी न्यूटन में चेंज कर देंगे। तो 250 इंटू 10 की पावर 3 करना पड़ेगा किलो न्यूटन से न्यूटन में चेंज करने के लिए। और
अपॉन में क्या आ जाएगा, b इंटू डी। तो b कितना दिया है 250 इंटू डी कितना दिया है 400। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 250 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 250 इंटू 400 ब्रैकेट क्लोज, तो हमको मिल जाएगा 2.5। कितना मिलेगा हमको, टाउ वी 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर, टाउ वी मिल गया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, टाउ सी। तो टाउ सी के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ स्टील। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे पेज नंबर 73 टेबल 19 से। ठीक है, तो टेबल 19 पे देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए फॉर्मूला क्या है, AST अपॉन BD। देखिए यहाँ पर लिखा है छोटा सा, बिल्कुल छोटी हैंडराइटिंग में, आपको शायद क्लियरली नहीं दिखेगा। 100 AST अपॉन BD इंटू 100 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट अप कर देंगे। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, परसेंटेज ऑफ स्टील। फिर से लिख देती हूँ एक बार, सेकेंड पॉइंट, AST इंटू 100 अपॉन BD। तो AST की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए हमने अभी निकाली थी यहाँ पर 804.24। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रख देंगे 804.25 इंटू 100 अपॉन BD की वैल्यूज़ कितनी है 250 इंटू 400। तो AST हमको कितना मिल गया, सॉरी परसेंटेज ऑफ स्टील हमको कितना मिल गया, सॉल्व कर लेते हैं। 804.25 इंटू 100 डिवाइड बाय ब्रैकेट ले लेंगे 250 इंटू 400, तो ये हमको मिल गया 0.8। ठीक है, तो मतलब हमको 0.8 के लिए निकालना है क्या, टाउ सी की वैल्यू। ठीक है, टाउ सी क्या है, डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हमको क्या निकालना है, टाउ सी निकालना है। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है 0.8। तो ये टेबल में हम वैल्यूज़ देखेंगे। अब देखिए टेबल में क्या यहाँ पे कितनी वैल्यू है 0.5 और उसके बाद है 0.75 और उसके बाद है 1.0, मतलब 0.8 के लिए वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे अब देखते हैं। यहाँ पर तरीके से पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ले लेंगे 1.0 और यहाँ पर ले लेंगे 0.75। ठीक है, और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है 0.8 की। दिख रहा है प्रॉपरली, ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। अब 0.75 के लिए वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर लिख देंगे उसकी वैल्यू कितनी है 0.75 के लिए वैल्यू। देखिए IS कोड में इसके लिए वैल्यू है 0.56। ठीक है, और 1.0 के लिए कितनी है 0.62। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 0.56 और यहाँ पर हम लिख देंगे 0.62। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, है ना। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ पर वैल्यू चाहिए 0.8 की। तो मैं क्या करूँगी, वापस इधर से भी एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम थीटा अज्यूम करते हैं तो इन दोनों, यहाँ इतनी वैल्यू तो 0.56 है। ठीक है, तो इतनी भी यहाँ पर भी क्या रहेगी 0.56, या इस पॉइंट पर वैल्यू 0.56 है तो इस पॉइंट पर भी 0.56 रहेगी, है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या वैल्यू मिलेगी, तो दोनों में से माइनस कर दो, 0.62 माइनस 0.56, तो कितना मिला हमको 0.06। ये वैल्यू मिली यहाँ पर बीच में। तो थीटा और ये नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना।
तो 1.0 माइनस 0.75, तो ये क्या हो जाएगी 0.25। तो अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 0.06 और ये बेस कितना है 0.25। तो हमको यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये टेन थीटा की। और हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, है ना। ठीक है, निकालते देखो। तो ये हो जाएगा 0.06 डिवाइड बाय 0.25, तो ये हमको मिल गई 0.24। ये क्या मिल गया हमको, टेन थीटा मिल गया 0.24, है ना। अब हमको क्या निकालना है, हमको इस पॉइंट पर वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले अगर हम ये परपेंडिकुलर निकाल ले यहाँ से यहाँ तक की, तो क्या हमको वैल्यू मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी। कैसे देखते हैं। तो टेन थीटा, अगर हम ये छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करें तो यहाँ पर टेन थीटा और ये वाला बेस हो जाएगा। तो ये बेस हमको मिल जाएगा 0.8 माइनस 0.75, तो ये कितना मिल गया 0.05। तो बेस हमको पता है, एंगल हमको पता है, तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। देखिए टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम इसको लिख सकते हैं P अपॉन 0.05 और टेन थीटा की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली 0.24, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये P की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमने कर दिया, तो हमको मिल गई P इज इक्वल्स टू 0.012, मतलब इसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई 0.012, है ना। और यहाँ तक तो वैल्यू हमारे पास क्या है 0.56 है, और 0.56 में अगर 0.12 कर दे तो हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी प्लस 0.56, तो हमको क्या मिल जाएगी 0.57, 0.572, ये देखिए 0.572। तो ये वैल्यू काय की मिल गई हमको टाउ सी, किस पर 0.8 पर, 0.8 पर टाउ सी की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, देखिए एक बार फिर से हमने क्या करा, हमको 0.8 के लिए वैल्यू चाहिए थी और आईएस कोड में हमारे पास 0.75 की थी और उसके बाद 1 की थी, 0.8 की नहीं थी। तो हमने क्या करा, 0.75 को इस पॉइंट पर लिखा, 1 को इस पॉइंट पर लिखा, ठीक है। 0.75 की वैल्यू को यहाँ लिखा, 1 की वैल्यू को यहाँ लिखा और एक ट्राइंगल बना लिया। फिर पहले बड़े ट्राइंगल से हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली और फिर टेन थीटा की वैल्यू से हमने ये छोटे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर निकाला। तो हमको परपेंडिकुलर कितना मिल गया 0.012। फिर इस परपेंडिकुलर को हमने किस में प्लस कर दिया, इस वैल्यू में। तो हमको क्या वैल्यू मिल गई, टाउ सी की वैल्यू मिल गई 0.8 पर। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर टाउ सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.572 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिल गई हमको टाउ सी की वैल्यू। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, जो कि क्या होता है टाउ सी मैक्स। तो हमको कितना दिया है, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है, यानी M20 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी टाउ सी मैक्स की 2.8। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमने कहाँ से निकाली, पेज नंबर 73 टेबल नंबर 20, ठीक है, आईएस कोड से ये निकल गई वैल्यू। अब इसके बाद हमको क्या करना है, रिफ़र करना, हमको कंपेयर करना है टाउ सी में, और ये टाउ सी में और टाउ वी में हमको देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो देखिए हमने वैल्यू कितनी निकाली थी टाउ वी की वैल्यू हमने निकाली थी 2.5 और टाउ सी की कितनी आई, टाउ सी की आई 0.5, मतलब दोनों में से कौन बड़ा है, टाउ वी बड़ा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टाउ सी इज लेस देन टाउ वी, ठीक है।
टाउ सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0.572 और टाउ वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2.5। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हैंस यहाँ पर हम एक चीज़ लिखेंगे, हैंस आवर बीम इज सेफ इन shear reinforcement। ठीक है, अगर हमारी बीम shear reinforcement में सेफ होती है तो इसके बाद की अब स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगी, तो स्टेप नंबर 3 हमको क्या निकालनी रहेगी, स्पेसिंग निकालनी रहेगी shear reinforcement बार के लिए। स्पेसिंग फॉर shear reinforcement बार्स। ठीक है, तो अब स्पेसिंग निकालने के लिए मैंने बताया था हमको क्या करना पड़ेगा, रिफ़र करना पड़ेगा पेज नंबर 73 ए वाला पॉइंट। ठीक है, नीचे ए वाला पॉइंट देखिए, इस पॉइंट में क्या दिया है, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा shear reinforcement जो कि क्या है VUS। तो VUS इज इक्वल टू VU माइनस टाउ सी BD। VUS इज इक्वल टू VU माइनस टाउ सी इंटू B इंटू D। ठीक है, तो VU की वैल्यू हमको दी है क्वेश्चन में, कितनी दी है 250 माइनस 250 किलो न्यूटन है तो इसको हम इंटू 10 की पावर 3 ले लेंगे, माइनस टाउ सी की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.572 इंटू B की वैल्यू हमारे पास कितनी है 250 इंटू D की वैल्यू हमारे पास है 400। ठीक है, तो इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमको VUS मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा VUS 250 इंटू 10 की पावर 3 माइनस ब्रैकेट 0.572 इंटू 250 इंटू 400 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमको कितना मिल गया 192,800 न्यूटन। ठीक है, कितना मिल गया 192,800 न्यूटन, या फिर आप इसको इंजीनियरिंग दबा के किलो न्यूटन में भी लिख सकते हो 192.8 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया VUS। अब अगर VUS हमको मिल गया तो हमको क्या निकालना है, स्पेसिंग। स्पेसिंग किसकी, स्टीरअप्स की। SV की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टीरअप्स पहले तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि हम कितने mm का बार लेंगे स्टीरअप्स के लिए। ठीक है, जनरली हम कितने mm का लेते हैं 6 mm का, है ना, लेकिन उसके लिए भी एक क्राइटेरिया होता है स्पेसिंग के लिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, स्पेसिंग जब हम निकालते हैं तो स्पेसिंग का भी एक क्राइटेरिया होता है जो कि दिया है पेज नंबर 47 पर। एक मिनट देख लेते हैं पहले वो क्राइटेरिया। ये देखिए पेज नंबर 47 पर क्लॉज नंबर 26.5.1.5 मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement। तो इस क्लॉज के अकॉर्डिंग क्या बोला है उसने, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement measure along the axis of the member shall not exceed 0.75 D। मतलब मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 0.75 D होनी चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 0.75 D मतलब 0.75 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ फॉर वर्टिकल स्टीरअप्स and D for inclined stirrups at 45 degree where D is the effective depth of section। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे उसने क्या लिखा है, under consideration in no case shall the spacing exceed 300 mm। तो या तो 0.75 D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या तो 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसने क्या लिखा है, in no case shall the spacing exceed 300 mm मतलब 300 mm मिनिमम चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 300 mm होनी चाहिए। तो चलिए स्पेसिंग निकाल लेते हैं। स्पेसिंग के लिए भी फॉर्मूला कौन सा रिफ़र करना है हमको, पेज नंबर 73 पर। पेज नंबर 73 पर जाते हैं फिर से। ये देखिए फॉर्मूला दिया है
वी यू एस इज इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई ए एस वी डी अपॉन एस वी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, वी यू एस तो हमको निकल गया हमारे पास। अब हमको ये फॉर्मूले से एस वी की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। वी यू एस इज इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई ए एस वी इंटू डी अपॉन एस वी। तो अब देखिए इस फॉर्मूले में हमारे पास अननोन टर्म्स कौन कौन सी है और नोन कौन कौन सी है। वी यू एस तो हमने अभी निकाला, ठीक है, 0.87। एफ वाई की वैल्यू हमको पता है, क्वेश्चन में दी है 415। डी की वैल्यू हमको पता है, क्वेश्चन में दी है 400 mm। ए एस वी नहीं है और हमको क्या निकालना है, एस वी की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए एस वी निकालना पड़ेगा। ए एस वी क्या है, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स। ठीक है, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लेंगे यूजिंग 6 mm 5 bars with two-legged for stirrups। ठीक है, अब ये 2 लेग्ड बार और 4 लेग्ड बार क्या होते हैं। एंकर बार्स आप लोगों को पता है, जैसे हम इस तरीके से मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। देखिए ये डायग्राम से आपको क्या समझ रहा है, ये तो उसका जो क्रॉस सेक्शन व्यू है, ठीक है, और ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये वाला जो है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है। तो अब इसमें ये जो मैंने लिखी है चीज़ एंकर बार, तो एंकर बार्स हम क्यों यूज़ करते हैं, तो एंकर बार्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो स्टीरअप्स को होल्ड करके रखें, और हम इसको कंप्रेशन जोन में लगाते हैं जनरली एंकर बार्स को। ठीक है, और ये जो स्पेसिंग दिख रही है तो एक आई की दिख रही है, ये जो आपको वर्टिकल दिख रही है क्या है, स्टीरअप्स है। ये वर्टिकल्स क्या है, स्टीरअप्स है। तो इसके बीच की जो स्पेसिंग हमको रखनी है अकॉर्डिंग टू द क्लॉज, जो कि हमने अभी पढ़ा पेज नंबर 47 पे, वो हमको कितनी रखनी है, 300 mm रखनी है, या 0.75 डी रखनी है, या फिर हम जो कैलकुलेशन से निकालेंगे वो। ठीक है, तो ये जो एंकर बार्स हम लेते हैं ये कितने लेते हैं जनरली, 6 mm के या फिर 8 mm के। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेते, ये जो स्टीरअप्स लेते हैं। और ये जो है ये हमने क्या प्रोवाइड किया है, मेन स्टील। मतलब मेन स्टील हमको क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन हमारा ये देखिए, मेन स्टील हमको कितने दिए हैं, 4 बार्स दिए हैं 16 mm के। यहाँ पर मैं एक और बार बना देती हूँ। ये 4 बार्स दिए हैं 16 mm के, सेंटर टू सेंटर हमको इसको प्लेस करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, 6 mm 5 बार्स यूज़ करेंगे, और वो भी कितने, 2 लेग्ड।
तो अब ASV निकाल लेंगे इससे। तो ASV हमारे पास क्या हो जाएगा, ASV क्या निकाल लेंगे हम, 2 लैग्ड है क्योंकि 2 हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 2 इंटू पाई इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, इस तरीके से ही निकलता है, नंबर ऑफ बार्स इंटू एरिया ऑफ 1 बार। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू शिफ्ट दबाकर ये आ जाएगा पाई डिवाइड बाय 4। तो ये हमको मिल गया 56.55 mm स्क्वायर, ये मिल गया ASV। ठीक है, मतलब देखिए अब इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें हैं हमारे पास, सिर्फ SV नहीं है, है ना। तो इस SV को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ और ये VUS को इधर ले आऊँ, तो यहाँ से इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो इस तरीके से मैं लिख देती हूँ, SV इज इक्वल्स टू 0.87 FY ASV इंटू D होल अपॉन में VUS। तो ये कितना हो गया, 0.87 इंटू FY की वैल्यू 415, ASV की वैल्यू हमने अभी निकाली 56.55 इंटू D हमको दिया है 400 mm होल अपॉन में VUS। तो VUS देखिए हमने अभी कितना निकाला, तो जो न्यूटन में वैल्यू है वो रखना है, ठीक है, 192,800। तो इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको SV मिल जाएगा। कर लेते हैं कैलकुलेट, 0.87 इंटू 415 इंटू 56.55 इंटू 400 डिवाइड बाय 192,800। तो ये हमें मिल जाएगा 42.36। तो इसको हम नियरली इक्वल टू 50 mm या 40 mm ले सकते हैं, ठीक है, 50 या फिर 40 mm ले सकते हैं हम, ठीक है। और लेकिन ये क्या आया है, 40 mm तो हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आया है, लेकिन हमको अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बट मिनिमम स्पेसिंग परमिटेड इज इसके लिए हमको क्या रेफ़र करना है, रेफ़र IS 456/2000 पेज नंबर 47, और क्लॉज कौन सा है उसका, 26.5.1.5, ठीक है, ये वाला क्लॉज हमको रेफ़र करना है। तो उसके अकॉर्डिंग स्पेसिंग हमको क्या लेनी है, 0.75D या फिर 300 mm, ठीक है, 300 mm। तो 0.75 के अकॉर्डिंग क्या होगी, इंटू D यानी 400, तो कैलकुलेट करने पर हमको कितना मिलेगा, 300 mm, और ये भी 300 mm ही है। तो हेंस हम स्पेसिंग कौन सी लेंगे, 300 mm वाली, और कितने बार्स प्रोवाइड करेंगे, 2 लैग्ड बार्स ऑफ 6 mm डायामीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे, हेंस प्रोवाइड 2 लैग्ड 6 mm fibers एट स्पेसिंग क्या लेनी है हमको, 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। सेंटर टू सेंटर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ये मैं हर बार रेफ़र IS 456 पेज नंबर ये इस तरीके से इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लोगों को भी पेज नंबर याद हो जाए, और जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करो प्रैक्टिस में या फिर एग्ज़ाम में तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे ये सारे क्वेश्चंस RCC डिज़ाइन के, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पेज नंबर याद हो जाएंगे, तो उससे बहुत ईजी होगा, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हमने न्यूमेरिकल में क्या किया। हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, उसके अकॉर्डिंग हमने गिवन डाटा लिख लिया और AST की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिज़ाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट,
डिज़ाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट में हमको कहाँ पर देखना है, पेज नंबर 72 पर, क्लॉज 40.1। उससे हमने नॉमिनल शियर स्ट्रेस यानी टाउ वी की वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद पेज नंबर 73 टेबल नंबर 19 से हमने परसेंटेज ऑफ स्टील निकाला। परसेंटेज ऑफ स्टील हमको मिला 0.8, तो 0.8 के लिए हमने टाउ सी की वैल्यू निकाली। टाउ सी क्या है आपका, टाउ सी है डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये टाउ सी क्या है, डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब क्योंकि 0.8 के लिए उस टेबल में वैल्यू नहीं थी, तो हमने जो दोनों ऊपर और नीचे की वैल्यू थी उसको लेकर सॉल्व किया tan थीटा वाले फॉर्मूले से, और हमको वैल्यू मिल गई टाउ सी की। ठीक है, 0.572, और टाउ सी मैक्स की वैल्यू 2.8 जो कि टेबल नंबर 20 पर दी है, पेज नंबर 73 पर ही। फिर उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया, टाउ सी और टाउ वी को, देखा कौन सा बड़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो क्लॉज दिया है पेज नंबर 72 पर, कौन सा क्लॉज दिया है, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट का, अकॉर्डिंग टू क्लॉज 40.2.3। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, कंडीशन रखी, और उस क्लॉज में उसने बोला है कि अगर टाउ वी बड़ा है तो आपको इस तरीके से स्पेसिंग निकालनी है। तो हमने कैसे निकाला, पहले पेज नंबर 73 से हमने VUS का वैल्यू निकाल लिया। VUS क्या है, शियर एनफोर्समेंट। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। फिर उसके बाद हमको उसके लिए स्पेसिंग निकालनी थी, तो स्पेसिंग हमने कैसे निकाली, स्पेसिंग के लिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ थी, सिर्फ ASV की वैल्यू नहीं थी। तो ASV की वैल्यू हमने निकाली। हमने अज्यूम कर लिया कि 6 mm 5 बार्स हम प्रोवाइड करेंगे जो कि 2 लैग्ड होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ASV निकाला। ASV को फॉर्मूले में रखा तो हमें क्या मिल गया, स्पेसिंग मिल गई। ठीक है, फिर स्पेसिंग मिल गई, लेकिन स्पेसिंग का भी क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, पेज नंबर 47 पर 26.5.1। तो इस क्लॉज के अकॉर्डिंग हमारी स्पेसिंग होनी चाहिए 0.75D या फिर 300 mm। तो हमने 300 mm स्पेसिंग ली और 2 लेंथ 6 mm 5 बार्स लिए। क्लियर, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।